चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम सब जो भूमि संसाधन पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भूमि संसाधन का अगला पार्ट जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो भूमि में मृदा के प्रकार बताने वाले हैं, अर्थात मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और सभी मिट्टी के प्रमुख विशेषताएं। अर्थात इस क्लास में हमारा मिट्टी या मृदा जो प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन पढ़ना है, वो भूमि संसाधन इस क्लास में क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फोकस रखना है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मिट्टी, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी कै प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से बोल दीजिए। जलोढ़ मिट्टी, दूसर का काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लेटेराइट, मरुस्थलीय और एक और बचा पर्वतीय मिट्टी। यही ना, मिट्टी कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। इससे पहले हम बताए थे कि भूमि संसाधन में कितना परसेंट किस किस का क्षेत्र आता है। तो सबसे पहले हम 43% बताए थे। कौन भाग? मैदानी भाग। फिर बताए थे 27% और फिर बताए थे 30%। अब इसमें फोकस करना, क्योंकि हम कल ही बोले थे उसी समय कि दोबारा इसको भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो 30% में कौन है? देखने न लीते, तेरे को ही बोल रहे हैं। हाँ, 30% में क्या है और 27% में क्या है? पठारी भाग, ठीक है। और ये सभी को हम बोलते हैं कौन संसाधन? ये हम बताए थे। इधर मिट्टी के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन है? तो हम सभी मिट्टी के प्रकार पहले पढ़ते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम कल क्या बताए थे आपको, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए, देखते हैं कितना याद है सभी को। बोलिए, क्या बोलिएगा? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार किधर? उत्तर भारत में विस्तार के कारण कौन नदी? 3 नदी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। साथ में ये उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के आसपास में मिट्टी कौन से पाए जा रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या प्रकार के? खादर, बांगर। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कितना हेक्टेयर? 6.4, बस इतना ही। 6.4 पर कौन सी में रहेगा? करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें हम क्या बताते हैं, किसकी मात्रा होती है? पोटास, फास्फोरस और चूना की इसमें क्या होती है? इसमें खेती किसका होता है? चावल, चावल, मक्का, गेहूं की फसल होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा घनी आबादी अर्थात घनत्व, जनघनत्व ज्यादा रहेगा कौन मिट्टी के आसपास में? जलोढ़ मिट्टी के आसपास में रहेगा। और कुछ बताए थे? चलिए आगे बढ़ें। तो ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का पॉइंट था, जो कि कल हम इसको क्या कर चुके थे, रिपीट कर चुके थे। अब पहुंचते हैं कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी?
काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित किसकी मात्रा होती है? एल्युमिनियम। और तो काली मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लौह के यौगिक के कारण इसका रंग क्या होता है? इसमें सबसे प्रयुक्त खेती किसकी होती है? कपास। काली मिट्टी में सबसे प्रयुक्त खेती कपास की। किस राज्य में कपास की खेती अर्थात काली मिट्टी ज्यादा है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इसका भी कितना हेक्टेयर? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये भी फैला है। ये सबसे ज्यादा कौन से पठार पर है? दक्कन के लावा पठार। दक्कन के लावा पठार के प्रदेश में ये जो काली मिट्टी है जो क्या है? ज्यादा है। और इसमें हम राज्य कौन कौन सा बोले थे? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब सभी राज्य में दक्कन का पठार का क्षेत्र आता है जहां पे काली मिट्टी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सिंचाई की व्यवस्था कर यहाँ भी हम सब चावल, गेहूं और मक्के की फसल की खेती कर सकते हैं। ठीक है। और अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए कि कपास तो उत्पादन होगा ना काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी तक हम सब कल निपटा चुके थे। ठीक है, ये तो हम रिपीट कर दिए सिर्फ। चलिए, काली मिट्टी के बाद पहुंचते हैं लाल एवं। देखो लाल एवं, देखो इसमें भी लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन जब पानी जब सोखता है ना, पानी को जब शोषण करता है तो इसका रंग लाल से हो जाता है पीला। लाल से हल्का बदल जाता है किसमें? पीला में। देखिए, यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेयी चट्टान द्वारा विकसित हुआ है। जैसे काली मिट्टी दक्कन के प्रदेश में हुआ था ना, दक्कन के लावा प्रदेश में, उसी तरीके से लाल मिट्टी कौन से प्रायद्वीपीय पठार। अरे पठारी क्षेत्र में ऐसा नहीं देखता है। पठारी क्षेत्र कभी झारखंड गया है तुम सब? नहीं गया। अब जैसे बताओ तो फिर तब ना हम विशेष। नहीं गया तो हम जो आओ लेके जाएंगे। नहीं गया। राजगीर गया है? राजगीर नहीं गया है? नहीं गया यार गोपाल, तुमको बोलना चाहिए। 2 साल पहले हमारा साथ चलता, पिछले साल गए थे। कुल्ती से तो नहीं गया था, पीयूष गया था, प्रियांशु भी गया था, कुंदन भी गया, आदित्य गया था। पता तू कहाँ था? अच्छा ठीक है, योजना अभी गर्मी में बनबल जाएगा। खाली जे हम की बोले योजना बनबल जाएगा, जे भी खाली गर्म रखना। ठीक है ना? तो सुनो, तो जहां पर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होता है वहां के ऐसे भी मिट्टी आसपास के लाल होता है। ठीक है ना? ये तुम राजगीर भी जाएगा तो वहां भी देख सकता है, या जहां भी पठारी और पहाड़ी इलाका है उसके आसपास। नहीं तो तुम कुल्तिये में वो पहाड़ खड़ा कर दो, कुछ समय के आसपास देखना मिट्टी लाल हो जाएगा। जीयर तो ऐसे फालतू है, तुम उधर ही खड़ा कर, बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर दो। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन चट्टान? आग्नेयी चट्टान के आसपास के जो मिट्टी है वहां पे लाल नजर आती है। लाल नजर आती है, लेकिन अगर वो पानी का शोषण करेगा, अब शोषण उसमें होगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इसका विस्तार नहीं देल है 7.2 करोड़ हेक्टेयर में इसका विस्तार पाया जाता है। ये देखिए, पाया कहाँ कहाँ जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जो दक्कन के पठार का क्षेत्र है वहां पे यह पाया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे आज के ही क्लास में। ये जब क्लास से जब हम पूरी मिट्टी पढ़ा देंगे तो हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, ऑनलाइन वाले को भी। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया कौन सी मिट्टी? लाल एवं पीली मिट्टी। इसके बाद कौन सी मिट्टी आएगा? लैटेराइट मिट्टी। तो ये देखिए, ये लैटेराइट मिट्टी में देखिए क्या कहेंगे कि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही विकास होता है। मतलब 2 कंडीशन है। कंडीशन कितना? लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा 2 जगह पे होगा। एक जगह पे जहां का तापमान क्या है, और ऊंचा तापमान के साथ साथ वहां क्या होना चाहिए? मतलब ये हुआ कि ढेर वर्षा हो जाए फिर तुरंत गर्मी, ढेर वर्षा तुरंत गर्मी। उस जगह पर जो मिट्टी का विकास होगा वो कैसा होगा? लैटेराइट होगा। इसका विस्तार कितना है? 1.3 करोड़।
के अधिक भूभाग पर है। यह तीव्र निछालन का परिणाम है जिससे ह्यूमस की मात्रा नग्न हो जाती है। एक बात समझो ना, बारिश पड़ा तुरंत गर्मी हो जाएगा, मिट्टी में पानी का नमी क्या हो जाएगा, सोख लेगा, तुरंत नमी उसका क्या कर लेगा, सोख लेगा, तुरंत नमी उसका क्या करेगा, सोख लेगा। ह्यूमस की मात्रा उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी कर्नाटक, केरल, ये राज्य वैसे आपसे नहीं पूछेगा, ये दिमाग में सेटअप कर लेना, क्योंकि मिट्टी के अगर प्रकार में भी राज्य आपसे, क्योंकि हर एक राज्य में कहीं ना कहीं कुछ। अब सबसे ज्यादा पूछ दे कि मरुस्थल तो राजस्थान के नहीं जानता, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पूछ दे तो उत्तरी भारत कौन नहीं जानता, आपसे पूछ देगा कि तो क्या नहीं जानता है, ये प्रश्न नहीं बना। अच्छा, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाएगा। काली मिट्टी कहां पाया जाएगा, तो दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा राज्य स्पेशल आपसे। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किस चीज की खेती होगी, कपास की खेती होगी, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी में काजू का खेती होगा, ये आपसे पूछा जा सकता। काजू काजू ये सबको तो सुन के तो मिजाज हरियर हो गया होगा, नहीं रे जी। कहाँ पाया जाता है? केरल, केरल में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन ही होता है केरल में। तो केरल और तमिलनाडु के आसपास में ये मिट्टी रहेगा तो केरल में काजू सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अभी लेटेराइट मिट्टी के बाद चलते हैं हम सब मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी मतलब क्या, शुष्क, नमी उसमें बालू ही बालू। तो ये तो ऐसे ही दे दो, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा कुछ क्षेत्र में आसपास में फैले रहेगा। तो इसमें लंबी शुष्क ऋतु, मतलब वर्षा वर्षा नहीं होता है, बहुत कम होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका विकास होता है। इसका रंग हल्का भूरा भूरा रंग का होता है, बालू का रंग तो इसमें होता है। ठीक है ना, जैसे इस सबको अब भूरा खायल दे दो चाहे बालू उठा दे दो, बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान वाला बालू। अच्छा ठीक है, दे देंगे। यह पश्चिमी राजस्थान में है, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय ये हो गया। और लास्ट मिट्टी कौन सा बचा, पर्वतीय मिट्टी बचा। तो यह पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा। यह जटिल एवं विविधता वाली होती है। इसमें नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में यह मिट्टी का उपजाऊ होता है, जहां ढलानों पर, तो जैसे पहाड़ उहाड़ के निकला तो ढलानों के नीचे तो उसका अपना रंग तो नीचे फैला ही ना देगा वो मिट्टी का पर्वतीय रंग, तो वहां पर खेती किया जाता है। वहां भी खेती ढलाव नुमा, जैसे सीढ़ी नुमा खेती सबसे ज्यादा उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे बाग बगीचे, चावल आलू उत्पादन वहां पे भी किया जाता। तो ये पर्वतीय मिट्टी हो गया। उसके बाद इसमें हम मिट्टी के प्रकार के बाद में हम पढ़ाए थे आपको क्या, कि इसका भूमि का बदलता स्वरूप, भूमि का बदलता स्वरूप। तो हम क्या बोलेंगे कि भूमि उपयोग मानव विविधता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करते हैं। और इसको हम सब, ये जो विविधता दो प्रकार के होता है, एक इसका भौतिक कारक और दूसरा इसका मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या क्या शामिल था, भू आकृति, जलवायु और मृदा। भू आकृति, जलवायु और मृदा, मतलब ये मिट्टी के बदलते भौतिक स्वरूप। तब पृथ्वी के भू आकृति के कारण इसका स्वरूप बदलता है। जलवायु, आंधी तूफान आया मिट्टी को बदल देगा। ठीक है ना, और इसमें मृदा शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा ये भूक्षरण के मतलब कौन सी होता है, भूक्षरण की स्थानांतरण होना, कौन सी होना, स्थानांतरण, अर्थात मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, स्थानांतरण होना। तो मिट्टी, आंधी तूफान आएगा तो मिट्टी को उड़ा के ले जा सकता, बारिश होगा तो बाढ़ के कारण बहा करके मिट्टी को ले जा सकता है। तो ये सब यही भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण क्या, भूक्षरण का परिभाषा देखो, ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया द्वारा, कोई भी क्रिया के द्वारा, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया के द्वारा स्थानांतरित होना कौन क्षरण कहलाता है। मृदा के अपने स्थान से स्थानांतरित होना कौन क्षरण कहलाता है, विविध क्रियाओं के द्वारा। कोई भी कारण हो सकते हैं मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला जाने के लिए। जैसे इसमें देखिए प्राकृतिक कारक, जैसे गतिशील जल, बाढ़ आ गया मिट्टी को बहा करके ले जाएगा, ले जा सकता है। ठीक है, हवा तेज चला मिट्टी को उड़ा के ले जा सकता है। ठीक है,
हिमानी मतलब बर्फ वाला, बर्फबारी, पिघला बर्फ, बहुत सारा हिमानी के कारण हो सकता है। ठीक है, समुद्र के लहरें आएंगी तो वो भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और यही सब चीज, मिट्टी एक जगह से दूसरा जगह जाना कौन क्षरण? भू क्षरण कहलाता है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ इस प्रकार ही, क्योंकि अधिक उपजाऊ भूमि है तो वो हो सकता बंजर भूमि बन जाए। तो किसके कारण? भू क्षरण के कारण बन सकता है। ठीक है, तो भू क्षरण दिमाग में सेटअप हो गया ना इधर, कि मिट्टी का विविध क्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित होना ही भू क्षरण कहलाता है। इसमें बहुत सारे इसका क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। अच्छा, मानवीय कारक हो सकता है भू क्षरण का। मिट्टी लोडर से हम ढो के एने से एने कर सकते हैं, कहीं पे ज्यादा गड्ढा खोद दिए, वहां की मिट्टी उठा के कहीं और लेके चल गए, आस पास वाला कुल्ले मिट्टी बारिश आया सब वो गड्ढा में चल गया, तो मिट्टी का हस्तांतरण नहीं हो रहा, उस तरीके से भी हो रहे। ठीक है, तो भू क्षरण दिमाग में सेटअप हो गया। अच्छा, भू क्षरण के बाद कौन सी? भू संरक्षण। तो भू संरक्षण मतलब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा उसको संरक्षित करो, जो है उसको बचा के रखो। तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विकट समस्या है। मतलब ये जो बदलाव होता जा रहा है ना, भूक्षरण होता जा रहा, निम्नीकरण होता जा रहा, ह्यूमस की मात्रा कमता जा रहा है, इससे है क्या कि मानव के लिए ये संकट बनता हुआ जा रहा है। इसके लिए, इसको संरक्षण के लिए, संरक्षण अच्छे से देख रेख के लिए इस पे फसल चक्रण कीजिए। फसल चक्रण मतलब अलग अलग प्रकार की फसल का लगाइए उसमें। जैसे सुने होंगे गांव में आप सब लोग कि कोई भी खेती में अगर लगातार एक फसल लगाया जाता है तो बाद में बोला जाता फसल चेंज करके लगाइए। क्यों? क्योंकि उसका जो संचरण है वो ह्यूमस है, वो लगातार बना हुआ रहे। जैसे सब फसल के लिए ना, सब फसल के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप चावल रोप रहे हैं उस खेत में तो उसके लिए मिट्टी से वो किसी और चीज की पोषक तत्व चाहिए। गेहूं रोप रहे हैं उसके लिए पोषक तत्व कोई और चाहिए। उसमें दलहन फसल लगा दिए तो मिट्टी का नाइट्रोजनीकरण हो जाएगा, उसमें किसी और चीज का पोषक चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि साल 2 साल में फसल बदल बदल करके लगाना चाहिए खेतों में, कि ताकि उससे उत्पादन भी अच्छा होता है। तो फसल चक्रण की आवश्यकता है। समुचित जुताई मतलब अच्छे से खेत की क्या चाहिए? जुताई चाहिए। वर्षा जल का क्या चाहिए? संचयन चाहिए, कि वर्षा जल को भी रोकना जरूरी है। ये लगी ना, ये धान के दिनों में आदि तटबंध उटबंध मजबूत काल कर देते हैं। इसका कारण ही नहीं कि पानी खाली नहीं आवे जाएगा, अरे थोड़ा वर्षा वर्षा का पानी भी रुकेगा, मिट्टी इधर से उधर ना हो ज्यादा, इसके लिए। नहीं तो देखते हैं नहीं कि अभी कुछ समय पहले तो हम बहुत सारी जगह पे देखे क्या कि अब लोग अपने खेत से मिट्टी कटवा लिया, अब उसके आसपास वाला खेत के सभी मिट्टी कट के 2-4 साल में कहाँ जा रहा है? मतलब जो कटवा लिया उसमें तो धान नहीं होगा, क्योंकि वो गड्ढा है, पानी भरल रहेगा, लेकिन ओकर आसपास वाला भी नहीं होवे देगा, क्योंकि सब पानी और मिट्टी लुढ़क के कहाँ जाएगा? उसी के खेत में। अभी चीज रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि तोर खेत से मिट्टी कटवाए हैं, तो हम अपन खेत से मिट्टी काटे, पड़ोसिया रोक भी नहीं सकता। रोक सकता है कभी कि तू बोलेगा हम अपन खेत से काट रहे हैं कि तोर से? तू बांधो तटबंध अपना मजबूत करो, लेकिन नुकसान उसको भी झेलना पड़ता। मिट्टी दरार होके घसक के चल गया, पानी चला जा रहा है, पता चला कि 2-4-8 साल में जरीके मनी लेवल अंतर है खेत के ऊंचाई में, तो उसका मिट्टी भरा कहां से? आसपास वाला ही मिट्टी आकर के न भरा। वृक्षारोपण कीजिए, जैसे राजस्थानी क्षेत्र बलुआई इलाका जहां पर है वहां पर दनादन क्या लगा दीजिए? पेड़ लगा दीजिए। पेड़ लगाइएगा तो मिट्टी को जकड़ के रखेगा, मतलब मिट्टी को आने जाने नहीं देगा। जैसे तटबंधों पर पेड़ किस लिए लगाया जाता है? कि जल उस पर बल जब लगाए तो बांध ना टूटे। तो भूक्षरण को वहां संरक्षित किया जा सकता, मिट्टी को रोका जा सकता, संरक्षण किया जा सकता। राजस्थान में ऐसे बहुत सारी योजनाएं आए हैं कि जिससे बलुआई क्षेत्र में मतलब पेड़ पौधा लगाना, कि ताकि उबाव बढ़े नहीं, जितना है उसी में हरियाली और ज्यादा हो सके, इसके लिए। ठीक है, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा शर्त है, क्योंकि वृक्ष लगाइएगा तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाने देगा, ना तो पानी बहा के ले जा सकता, ना पेड़ पौधे उड़ा के ले जा सकता। ठीक है, तो ये भू संरक्षण मतलब क्या हो रहा कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। ये भू संरक्षण हो गए। अब खाता तो अभी मैप देखना बाकी है।
कभी हम सब मैप देखें। हम क्या बताए थे कि मिट्टी कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। 6 प्रकार की मिट्टी यहाँ देखिए। सबसे पहले ऊपरी भाग, ये सब तो हम जानते ही हैं कि सबसे पहले इधर का भाग है जो पर्वतीय होता है, इधर का भाग है जो क्या होता है, पर्वतीय है। तो ऊपर में कौन सी मिट्टी हो गई? पर्वत की तरफ से पर्वतीय मिट्टी हो गई। यहां पर से ऐसे इस तरीके से निकलता है कौन नदी? गंगा नदी, ठीक है। तो इधर जो गंगा नदी का भाग हो गया वो कौन मिट्टी के कारण? और यहां से ऐसे करके सिंधु भी निकलती है, तो इधर का एरिया, और इधर से आती है ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये जो भाग है वो ब्लू वाला भाग कौन नदी हो गया? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी हो गई। 2 नदी हम बताएं, एक ऊपर जो पर्वत के कारण पर्वतीय मिट्टी, दूसरा का जलोढ़ मिट्टी। 2 मिट्टी क्लियर हो गया। जलोढ़ मिट्टी। इस तरफ जो राजस्थान है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी हो गई? मरु स्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो गई? मरु स्थलीय मिट्टी हो गई। देखिए हम आपको बताएं क्या है कि जलोढ़ मिट्टी जैसे महानदी नर्मदा कावेरी कृष्णा नदी के किनारे है, तो ये तटीय भाग में भी यहाँ है कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, बीच में हम जो बताएं कि जो पठारी इलाका है वहां पे प्रायद्वीपीय जो पठार है वहां पर कौन मिट्टी है? प्रायद्वीपीय पठार में लाल मिट्टी। और दक्कन का जो पठार है उसमें कौन मिट्टी? काली मिट्टी। दिमाग में हो गया सेटअप। अगर अलग से हम मानचित्र एगो बना के इस पर अगर सोचें, सपोज दैट ई फिगर पर ना, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो कि इधर का भाग है जो हिमालय का भाग है, ऊपर वाला भाग हिमालय की तरफ। तो ये हिमालय का पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, यहाँ कौन मिट्टी मिलेगा? पर्वतीय मिट्टी। ये मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग में कौन मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। यहाँ पर दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार में कौन मिट्टी मिलेगा? काली मिट्टी। और इधर प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। इधर राजस्थान है, राजस्थान में कौन मिट्टी? 6 को तो मिट्टी है। लैटेराइट कहाँ गायब कर दी? कन्ने आओ, तुमको हम लैटेराइट मिट्टी का दर्शन करवाते हैं। ये रहा इस तरफ के जो नदी, ये रहा लैटेराइट मिट्टी। इस तरफ जलोढ़ मिट्टी ही है। क्यों? क्योंकि गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी, ये सब इधर का जो कुछ भाग में जलोढ़ मिट्टी, इधर देखो हम ग्रीन कर देते हैं, ई वाला भाग में, और यहां भाग में ही तो जलोढ़ तुमको नजरे आ रहा, ठीक है। और इधर का जो भाग है उसमें लैटेराइट मिट्टी था ना, यहाँ काजू ज्यादा होगा केरल उरल में। 6 मिट्टी दिमाग में सेटअप हो गया। फिर से एक मानचित्र पर देख लीजिए, इस पे देख लीजिए पहले, ये तो हो ही गया। इस पे देख लीजिए, यहां देख लीजिए, बताइए ये ऊपर का भाग में कौन मिट्टी? देखो हम पेन चेंज कर करके बोल रहे हैं। ये वाला भाग में कौन मिट्टी रहेगा? कौन मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। एक हो गया। दूसर का यहां आ जाइए, ई भाग में कौन मिट्टी? इधर भी हल्का जलोढ़ मिट्टी का रहेगा अवशेष। कौन मिट्टी हो गया? जलोढ़ मिट्टी हो गया। यहां आ जाइए, ई कौन मिट्टी? मरु स्थलीय मिट्टी। यहां देख लीजिए, ई वाला भाग में दक्कन का ही पठार है, तो दक्कन के पठार में कौन मिट्टी? काली मिट्टी हो गया। यहां आ जाइए, ये है जो नागपुर का पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें कौन मिट्टी? पीली मिट्टी। बाकी एगो जो शेष बचा वो यहाँ पर, ई कौन मिट्टी? इस तरफ लैटेराइट मिट्टी। क्या दिमाग में सेटअप नहीं कर गया? दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मैप पे अब हम सब ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि केजा कौन सा मिट्टी है। दिमाग से सोच लो कि 6 मिट्टी की कहां कहां पर स्थित है। सोच ली। हमें तो लग रहा है कि क्लियर ही हो जाना चाहिए, दोबारा बचना नहीं चाहिए। क्या कहते हो? कंप्लीट मिट्टी परिपूर्ण रूप से हो गया ना। अब भूक्षरण याद है ना? भूक्षरण, मिट्टी एक स्थान से, अब भू संरक्षण मतलब उसको रोकिए, भू संरक्षण मतलब उसको रोकिए। यही तो इतना पॉइंट्स था। 3 भाग में बांटा जाता है भौतिक स्वरूप से, पर्वत पठार और मैदान। पर्वत पठार और समझो। अच्छा, पर्वत पठार और मैदान 3 भाग, इसको 3 भाग में खाली बांटो तो तुम हमको बताओ तो कि जो 43% मैदानी भाग है और 30% पर्वतीय भाग है और 27% पठारी भाग है, वो कहाँ कहाँ है? ये हमको बांटो तो इसी पर लो। सबसे पहले 43% मैदानी भाग को बांट रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा कि ये मैदानी भाग नहीं है जहां पे फसल सबसे ज्यादा होने की जहां जहां हम पेन चला रहे हैं, ये मैदानी भाग है। इधर भी मैदानी भाग है कि नहीं है? ये भी हल्का सा मैदानी भाग ही है। तो मैदानी भाग का 1%,
ठीक है। राजस्थान में भी मैदानी भाग है, पहाड़ नहीं है, मरुस्थल भल्लुक है तो मैदानी ना। अब उसके बाद 30% कौन भाग है, तो इधर पहाड़ मिलेगा हल्का सा, यहाँ पर विंध्याचल उध्याचल है, विंध्याचल इधर भी एक दो पहाड़ उहाड़ है। बाकी के 27% भाग में क्या है, तो पठार इस पट्टी, छोटा नागपुर के पठार, दक्कन के पठार, सुने हो ना नाम, तो वो सब दक्कन का, ये तो पठार हो गया कै %, 27%। मैदानी भाग हो गया कै %, 43%। ये जो पहाड़ और पर्वत वाला भाग है कै %, 27%। अच्छा सॉरी 30%। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इतना ही तो मिट्टी में पढ़ाए हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं कि मिट्टी आपके दिमाग से कहीं जाने वाला अब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला इसका चैप्टर, इसका ऑब्जेक्टिव अभी रोक के ही रखते हैं, सबका ऑब्जेक्टिव रोक लें तो इसका भी रोक के रखते हैं, या ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर दें जैसा बोलिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम रोक लिए हैं अभी। भूमि उपयोग भारत में जो है, अगला है जल संसाधन। तो हम तुमको क्या बताए थे बेसिकली, कि पृथ्वी पर 3/4 भाग में क्या है, तो अभी सबसे बड़ा चीज तो जल संसाधन पढ़ना ही है। तो जल संसाधन इसका ख पॉइंट देता है, जल संसाधन इसका क्या देता है।